सबसे पहले हम यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी के साथ जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो केस स्टडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसमें से कौन सी ऐसे स्टेटमेंट है जो कि इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहले देखो, इंडिया हैज अ डिवर्स इकोनॉमी विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, विद द सर्विसेज सेक्टर बीइंग अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। देखो, इंडिया एक डिवर्स इकोनॉमी, यहाँ पर आपको सर्विसेज का भी कंट्रीब्यूशन दिखेगा आपकी जीडीपी के अंदर, एग्रीकल्चर का भी और मैन्युफैक्चरिंग का। हालांकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज्यादातर डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन का ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी के अंदर जो है वो ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोग्रेसिव वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री। देखो, कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो तीन तरह के, एक है अंडर डेवलप, मतलब कि जो डेवलप नहीं हो पाई है, एक होती है डेवलपिंग जो कि धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो रही है, एक होती है डेवलप जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, यानी कि पहले से ही उसके पास वो सारे रिसोर्सेज है जिससे वो अपनी नीड्स वगैरह को फुलफिल जो है वो कर पाए, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वाइज बात करें तो इंडिया हमारे यहाँ पर क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया हैज अ लार्ज डिवर्स लेबर फोर्स विद सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर फॉरवर्ड बाय सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड सर्विस। देखो, इंडिया के पास ना डिवर्स लेबर फोर्स है और लार्ज लेबर फोर्स है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो लोग हैं वो भी बहुत है और उनको काम जो है वो चाहिए है। इसीलिए ज्यादातर जो लोग हैं, मतलब ज्यादातर जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर आके अपनी कंपनीज ओपन करते हैं ताकि उनको चीप लेबर जो है यहाँ पर मिल सके, सस्ती लेबर जो है वो मिल सके, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द इंडियन इकोनॉमी इज एंटायरली गवर्नमेंट कंट्रोल विद नो रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बिल्कुल सही यहाँ पर प्रदीप जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत होगी रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया हैज अ डिवर्स इकोनॉमी विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, विद सर्विसेज सेक्टर बीइंग मेजर कंट्रीब्यूटर टू इट्स जीडीपी। विच ऑफ दीज आर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फीचर होता है इंडियन इकोनॉमी का। पहला देखो क्या है, लो पर कैपिटा इनकम। तो ये हमारा फीचर होता है। लो पर कैपिटा इनकम क्या है, तो पहले समझो पर कैपिटा इनकम क्या है। तो देखो, एक देश के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल की जो एवरेज इनकम होती है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। जैसे एक एक्स कंट्री है, ठीक है, वहां पर एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल की हम बात करें तो एवरेजली जो है वो $200 जो है वो कमाता है। तो ये $200 उसकी क्या है यहाँ पर इनकम, एवरेज इनकम की बात कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोगों की ज्यादा हो, कुछ लोगों की कम हो, पर हमने जब एवरेज कैलकुलेट किया तो वो $200 आया। तो ये पर कैपिटा है, ठीक है। अब देखो, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है, यानी लोगों की जो इनकम है वो काफी कम है। साथ के साथ इनकम में इन इक्वालिटी भी काफी आपको देखने को मिलती है। वही हमारा नेक्स्ट फीचर है, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तरीके से नहीं हुई है। देश के कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर है, जैसे कि अंबानी वगैरह हो गए, और कुछ लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर गरीब हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो भी हो वो तो कम है, उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वली नहीं किया गया है। उसके बाद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि देखो, देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो अभी डेवलप ही कर रही है, इसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाता, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा फीचर होता है। उसके बाद है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, देखो, अगर किसी देश के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जैसे कि वो लोग जो कि काम करते हैं, उनकी गिनती जो है वो ज्यादा है ऐसे लोगों से जो काम नहीं करते। नॉर्मली काम कौन नहीं करते, बच्चे नहीं करते, बूढ़े नहीं करते। तो बच्चों और बूढ़ों के कंपैरिजन में जो अडल्ट लोग हैं वो ज्यादा है, जिससे कंट्री को एक बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट का नाम क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं किसके, इंडियन इकोनॉमी के। किसके फीचर होते हैं, इंडियन इकोनॉमी के। तो हमारा जो ऑप्शन ई होगा वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमीज लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हायर इनकम ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इंडियन इकोनॉमी फॉल्स अंडर द कैटेगरी। देखो, वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है, वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। तो वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनको टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है, लो इनकम,
लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हायर इनकम, और किसके बेसिस पे कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, पहला लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम या फिर हायर इनकम। तो मुझे यहाँ पर चार बॉक्स में ऐसा करके बता दीजिए कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी के अंदर जो है वो आती है, लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम या फिर हाई इनकम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चार बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोअर मिडिल इनकम इज द करेक्ट आंसर। लोअर मिडिल इनकम हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब ये कैसे है, तो देखो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। लगभग हमारी इंडिया की जो करंट पर कैपिटा इनकम है वो हमारी $2200 के अराउंड जो है वो आती है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता पर इसके अराउंड ही यहाँ पर आती है, क्योंकि वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, तो बेसिकली इसीलिए वो लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में जो है वो आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस सिस्टम वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश टू इम्पोज हाई लैंड टैक्सेस ऑन फार्मर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, सिस्टम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा समझना चाहते हो अच्छे तरीके से। तो जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के ऊपर राज करता था, और वो उसका पर्पस क्या था कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो फार्मर से कलेक्ट कर सके ताकि उनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ सके, जिसके लिए उसने कई सारे सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए। तो ये तीनों सिस्टम ही हमारे होते हैं। तो नन ऑफ द अब इसका करेक्ट आंसर होगा वो मैंने ही आपको बता दूं ताकि मैं ये आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो जिम्मेदारी प्रथा यहाँ पर क्या होती थी, जिम्मेदारी प्रथा के अंदर जो कुछ यहाँ पर हमारे मिडल मैन होते थे, हमारे यहाँ पर मिडल मैन होते थे जिनको हम जिम्मेदार कहते थे, और ये जो जिम्मेदार होते थे इनकी ऑनरशिप होती थी लैंड्स के ऊपर, ठीक है। और जो किसान होते थे, फार्मर्स होते थे, जब भी वो खेती करते थे तो इनका ज्यादातर हिस्सा जो है वो जिम्मेदार के पास जो है वो चला जाता था। अंग्रेजों ने इसे क्यों इंप्लीमेंट किया था, ताकि वो फार्मर से टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सके। तो जिम्मेदार जिम्मेदार प्रथा के अंदर ये जो मिडिल मैन है, जिम्मेदार है, ये फार्मर से जो है वो टैक्स की अमाउंट जो है इकट्ठा करते थे, लगान वगैरह इकट्ठा करते थे। फिर उनको जो है वो लगान का कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है। उसके बाद है महलबारी। महलबारी सिस्टम के अंदर क्या था, महलबारी सिस्टम के अंदर ये जो जिम्मेदार थे इनको हटा दिया गया था। महलबारी सिस्टम के अंदर एक पूरे के पूरे विलेज को एक महल्स के तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता, उनको महल्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। और अंग्रेज क्या करता था, इस विलेज के जो हेड है, इस विलेज का जो हेड है उससे जो है सारी की सारी टैक्स अमाउंट जो है इकट्ठा करता था। यानी कि विलेज के जितने भी फार्मर्स हैं उनसे ये जो विलेज का हेड है, जैसे सरपंच हो गया, वो यहाँ पर टैक्स की अमाउंट जो इकट्ठा करेगा और उसको जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड कर देगा। रेयोतवारी सिस्टम के अंदर ये जो मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट था वो उसे खत्म कर दिया गया। अब रेयोतवारी सिस्टम के अंदर हमारी जो अंग्रेज थी वो डायरेक्टली जो है फार्मर से टैक्स जो है वो कलेक्ट करने लगी, और टैक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर कलेक्ट करते थे जिसका फार्मर्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता था। तो ये तीनों के तीनों सिस्टम को ब्रिटिश ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो फार्मर्स के ऊपर हाई लैंड टैक्सेस को इंपोज जो है वो कर पाए, जिम्मेदारी महलवारी रेयतवारी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, इन 16 एडी इंडिया पोर्शन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी 23%। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के आने से पहले हमारा जो इंडिया था वो काफी डेवलप था, यानी कि उसमें उसकी मतलब कि इनकम बहुत ज्यादा थी और ग्लोबल में उसका व्यापार भी बहुत ज्यादा था, जिसको देखते हुए ही अंग्रेज जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो आए थे। तो अगर हम 16 एडी की बात करें अंग्रेजों से पहले, तो ग्लोबल इनकम के अंदर टोटल इंडिया का जो पोर्शन था वो 23% का था। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड की इनकम 100 रुपए थे उसमें से 23 किसकी इनकम होगी, इंडिया की होगी। उसके बाद इंडिया की जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी ग्लोबल ट्रेड के अंदर वो 33% थी अंग्रेजों के आने से पहले। पर जब ब्रिटिश यहाँ पे 1947 में इंडिया को छोड़ के गए तो इनकी जो परसेंटेज है वो कम होकर 10% रह गई। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत लग रही है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत लग रही है, फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो ये जो परसेंटेज थी वो कम होकर 3% हो गई थी, यानी कि ग्लोबल इनकम के अंदर परसेंटेज 3% रह गई थी और ग्लोबल ट्रेड के अंदर भी परसेंटेज जो है वो 3% ही रह गई थी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया's growth rate was slow during the first 3 decades after independence. In 1978, Professor Raj Krishna coined the phrase dash to
डिस्क्राइब द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो उसके अगले 30 सालों के अंदर यानी कि 1950 से लेकर 1980 तक हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। और इस स्लो ग्रोथ रेट को प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1978 में एक नाम दिया था। वो नाम क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडियन रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, कांग्रेस रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मुझे यहाँ पर बता दें कि वो जो रेट का नाम था वो क्या था। इंडियन रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, कांग्रेस रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज अ करेक्ट आंसर। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज अ करेक्ट आंसर। और इसकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी? 4%। लगभग 4% के हिसाब से हमारी जो जीडीपी है उसकी यहाँ पर ग्रोथ जो है हो रही थी और काफी ज्यादा स्लो थी। और इसी 4% के रेट को हमने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम जो है वो दिया। क्या नाम दिया? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थे क्वेश्चंस, अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों के बाद, आजाद होने के बाद हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी। ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें, यानी कि जब अंग्रेज इंडिया के अंदर आ गए थे, तो जैसे ही अंग्रेज इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया और इंडिया को अपनी एक कॉलोनी जो है वो बना दी। इसीलिए हम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। अब ये कॉलोनी क्यों बनाई थी? ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करें, इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल हब जो है वो ट्रीट कर सके। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया रॉ मटेरियल प्रोड्यूस जो है वो इंग्लैंड को करेगी। तो जैसे इंडिया जो है इंग्लैंड की कॉलोनी बन गई तो अंग्रेज क्या करते थे, इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते थे और उसे जो इंग्लैंड भेज देते थे, ताकि उससे जो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाकर, फाइनल गुड्स बनाकर जो है इंडिया में ही उसको सेल जो है वो किया जा सके। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनकी जो इंडस्ट्री थी वो काफी यहाँ पर ग्रोथ हुई, क्योंकि उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता था और इंडिया एक अच्छा खासा मार्केट था उसके फाइनल गुड्स की सेल करने के लिए। जिसकी वजह से जो इंग्लैंड है वो काफी डेवलप हुआ, पर इस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा जो है खराब हो गई। उसके बाद डिजास्टर इंडियन ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो अंग्रेजों के आने की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा जो है खत्म हो गई, काफी ज्यादा खत्म हो गई। कैसे? तो देखो, अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, इंग्लैंड में सामान बनाते थे, उनकी मशीन, उनके पास मशीन होती थी, उनसे वो सस्ता प्रोडक्ट बनाकर इंडिया में आकर सेल करते थे, जिससे हमारे जो महंगे और अच्छे प्रोडक्ट थे टेक्सटाइल्स के, मेटल वर्क के, हैंडीक्राफ्ट्स के, उनको कोई खरीदता नहीं था। जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, खत्म हो गई और हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो कोलैप्स हो गई। यानी कि आप कह सकते हो कि इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर शोषण किया था हमारी इंडियन इकोनॉमी का। ओके। उसके बाद न्यू लैंडलॉर्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि जिमीदार सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम हो गया, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा सके। और इसका फार्मर्स के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ा था। इसके अलावा हमारे जो अंग्रेज थे वो कैश क्रॉप्स को उगाने पे ज्यादा जोर जो है वो डालते थे। कैश क्रॉप का मतलब ऐसे क्रॉप जिनको हम आगे सेल करने के लिए जो है यूज कर सके, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जो फूड की शॉर्टेज है वो काफी देखने को मिले इंडिया के अंदर, यानी कि खाने की काफी कमी हुई, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर कैश क्रॉप जो है वो उगाए जाते थे, पर जो फूड क्रॉप्स थे उनके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जाता था। ठीक है। अगर हम यहाँ पर वर्क ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स अगेंस्ट मेडिसिन की बात करें तो 1600 एडी के अंदर इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल इनकम के अंदर वो 23% था, सेम बात। ठीक है। और ग्लोबल ट्रेड के अंदर 33%, पर जब वो इंडिया को छोड़ के गए तो ये 3% ही रह गए। अब बात करते हैं आजादी के बाद, यानी कि 2008 से लेकर, मतलब कि 2008 से लेकर उसके बाद का जो टाइम पीरियड था। तो देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है ये टिल 2008। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टिल 2008 यानी कि 2008 से पहले हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रोथ हुई, तो इंडिया ने जो है यहाँ पर 5 ईयर प्लान जो है वो बनाने शुरू किए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कर सके। 5 ईयर प्लान के अंदर गवर्नमेंट 5 सालों का प्लान बनाते थे कि उन्हें आगे कैसे कैसे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज जो है वो करना है। गवर्नमेंट ने जो है सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफी जो है वो फोकस किया था, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे। यानी कि उन्होंने बोला था कि हमें फॉरेन गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, यानी कि हमें इंपोर्ट कम से कम करना है और जो अपने डोमेस्टिकली हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसका हमें ज्यादा से ज्यादा यूज जो है वो करना है।
और पब्लिक सेक्टर का काफी डोमिनेंस आपको देखने को मिला, यानी कि गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कंट्रोल था हमारी इकोनॉमी के अंदर, और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो होती थी, प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा मौका नहीं मिलता था, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिला था 1965 के दौर में। उसके बाद यहाँ पर आपकी लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, और आप ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भी ज्यादा इंटीग्रेट नहीं करते थे, उनके साथ भी ज्यादा ट्रेड जो है वो नहीं करते थे। 1978 में प्रोफेसर राजकृष्णा ने जो ये स्लो ग्रोथ रेट थी उसको एक नाम दिया था जिसका नाम है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद 1980s और 1990, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर करने लगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था उसे हमने तोड़ा, यानी कि उससे ज्यादा हमने यहाँ पर ग्रोथ जो है वो अचीव की, यानी कि 4% से ज्यादा हमने ग्रोथ जो है अचीव की। इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो यही था कि गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया, जिससे क्या हुआ कि हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, साथ के साथ लोगों के पास पैसा आया, और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। उसके बाद 1992 से लेकर 2008 तक एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1991 में लेकर आई गई थी। जैसे आपको पता है कि 1990 तक हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लोग इस हद तक कहते थे कि हमारी इकोनॉमी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो पड़े थे, यानी कि हम 2 हफ्तों के लिए सामान जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। जिस चीज को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की अ, प्रधान जब हमारे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उनकी उनके अंडर जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 के अंदर जो है लेकर आई गई थी। और इस इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको थोड़ा सा लिबरल किया था, जैसे कि जो लाइसेंस लेने की जो प्रथा थी उसको यहाँ पर खत्म कर दिया, यानी कि अब कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत जो है वो नहीं होती थी। हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज जो कि कंट्री के लिए जरूरी है, रिस्की है, वहां पर लाइसेंस लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। इसके अंदर क्या गया कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया गया, बहुत सारी स्टेट और इंटरप्राइजेस को जो है प्राइवेट प्लेयर्स को सेल कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहां पर पहले प्राइवेट प्लेयर बिजनेस नहीं कर सकते थे वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो है ओपन कर दिए गए, ताकि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ सके, जिसका आपको काफी ज्यादा यहाँ पर। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि हमने ग्लोबल के साथ जो है ट्रेड करना शुरू कर दिया था, यानी कि जो बाकी की जो कंट्रीज है उनके साथ भी ट्रेड करना जो है वो शुरू कर दिया गया था, जिसका हमारी इकोनॉमी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी इंक्रीज हुए थे, साथ ही साथ जो पॉवर्टी लेवल्स है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो गए थे। उसके बाद 2008 से लेकर 2021 तक बात करें तो 2016 के अंदर सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जो है डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया था, यानी कि जो हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स है, यानी कि 500 और 1000 के जो नोट्स है उनको बंद कर दिया था, ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके, काउंटरफीट करेंसी को रोका जा सके, ब्लैक मनी को रोका जा सके। उसके बाद 2017 में जो है इंडिया ने जीएसटी यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया था, ताकि जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है उसको यहाँ पर सुधारा जा सके, और सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स को यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट जो है वो कर दिया गया था। ओके। उसके बाद 2020 के अंदर हमारे कोविड 19 पैंडेमिक आपको देखने को मिला था, जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ा था। हमें लॉकडाउन करने पड़े थे, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी काफी कम हुई थी, जॉब लॉसेस काफी हुए थे, और काफी सारे चैलेंजेस जो है वेरियस सेक्टर को जो है वो फेस करने पड़े थे। ओके। तो ये जो हमारा चैप्टर था वो रिलेटेड था इसके साथ एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आई होप ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हो। तो आपको पता लग गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, उसके कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, और वो कैसे ऑपरेट जो है वो करती है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आपको यहां तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी यहाँ पर एएफएम और आईएफएस की रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट की जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसकी जो टाइमिंग है वो है 6 PM टू 8 PM। 6 PM टू 8 PM, यानी कि एक क्लास हमारी 2 घंटे की होती है। ओके। 2 घंटे की हमारी यहाँ पे जो है वो क्लास होती है, जिसके अंदर हम एएफएम और आईएफएस के मतलब सिलेबस को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारा जो क्लासेस का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, केस स्टडीज फॉर्मेट। क्या होता है हमारे यहाँ पर केस स्टडीज फॉर्मेट, यानी कि हम उसमें केस स्टडीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, साथ के साथ
आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे जो है वो हो सके। ठीक है, कई बार स्टूडेंट मुझे कहते थे कि सर अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए हैं, प्रैक्टिस के लिए केस स्टडीज दे दो, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मेट चूज किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है। रोज ये क्लास होती है, एक दिन एएफएम की होती है, एक दिन आईएफएस की होती है। तो अभी तक अगर आपने इन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी यहाँ पर जरूर गो थ्रू है वो कर लीजिए। तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर, ऑल इज क्लियर।